सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में 49th क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर का है। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द context of social sector spending in India during 2014 to 19 both states and union territories is true। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कुछ एलिमिनेशन से हम यूज़ करें तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट पूछिए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वॉज 5% ऑफ GDP। तो ये स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर को हमने अभी तक 5% ऑफ GDP शेयर नहीं दिया है, तो दिस वी विल एलिमिनेट। एंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ वॉज 4% ऑफ सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स, इसमें फैक्ट्स दिए हैं, तो इसमें अगर आपको कंफर्म हो या थोड़ा कुछ आपको नॉलेज हो तो ही आप अटेम्प्ट करें, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। वैसे इसका आंसर है सी, देयर वाज स्टैग्नेशन इन द स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इन विच ऑफ द फॉलोइंग SDI कंपोनेंट्स हैज़ इंडिया improved in recent years? So life expectancy at birth, expected years of schooling, GNI per capita, mean years of schooling। So हमने चारों इंडिकेटर में इम्प्रूवमेंट किया है पिछले कुछ सालों में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये करंट अफेयर से कवर हो जाता है, और वर्ल्ड अफेयर्स चैनल भी इसे इन रिपोर्ट्स को कवर करता है, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है इकोनॉमी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ प्योर वॉलंटरी एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज A एंड B? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, बोथ गेन इट इज़ विन विन सिचुएशन। क्योंकि प्योर वॉलंटरी एक्सचेंज खुद की इच्छा से कोई भी एक्सचेंज होता है, अगर हम किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बिना इंटरेस्ट या फ़ायदे के कोई भी वॉलंटरी एक्सचेंज नहीं करता है। तो जिसमें दोनों को फ़ायदा और विन विन सिचुएशन हो तभी वो उसे हम प्योर वॉलंटरी एक्सचेंज कहते हैं। तो इसका भी आंसर कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट्स इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव DPSP में दिया है, और DPSP हम जानते हैं कि पार्ट 4 में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सो लक्ष्मीकांत से आप काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी कुछ नहीं, आप मतलब कि आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी चाहिए एज ए स्टैंडर्ड सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो इसमें स्पीकर में परमिट एनी मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज हर मदर टंग बट if he she cannot educate express in either हिंदी और इंग्लिश। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कम्युनिटी इज ट्रांजेक्टेड आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, ये भी सही है। द माइनेट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कम्युनिटीज आर प्रिपेयर्ड इनवेरिएबली इन हिंदी और इंग्लिश, ये भी सही है। सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको सिंपल स्टेट की डेफिनेशन पूछी है, तो इसका जो कि आर्टिकल 12 में आता है, इसका आंसर डी है, ये लक्ष्मीकांत में दिया है। देन 55th क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा? तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट इन चारों में से किस स्टेट की है? तो ये हम जानते हैं कि ज़्यादा सीट उसी स्टेट को दी जाती है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका। तो इसमें आप देखें, आपको
तो राजस्थान को तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। देन आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटका। बिहार और यूपी तो आपने सुना ही होगा, ज़्यादातर पॉपुलेशन इधर ही होती है। आपको कंफर्म नहीं पता है तो भी आप रिस्क भी लेंगे तो आराम से लॉजिक से आप बी टिक कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। देन अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज प्रोविजन बीन मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत। तो ये लक्ष्मीकांत से है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 243D। फिर 57 क्वेश्चन, द पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ मूविंग ऑफ द अशोका पिलर एट टोपरा इज फाउंड इन। तो ये हमें नहीं पता है, और इसमें हम कुछ लॉजिक लगाएं सॉल्व करने के लिए या अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट में है तारीख है फिरोज शाही, फिर तारीख है शाही, फिर सीरत है फिरोज शाही, अकबरनामा। तो ये तारीख तारीख तो 2 बार आ चुका है, तो कुछ तो ये हो गया तारीख। और फिर हम देखें तो फिरोज और ए में भी है और सी में भी है, तो जो ए ऑप्शन है और शाही शाही भी आ रहा है, तो ए ऑप्शन जो है ये पूरा कवर हो रहा है। तो इसमें आप, ठीक है ये अजीब लॉजिक है पर एक बार आप अटेम्प्ट करने के लिए लगा सकते हैं। ये लॉजिक हमने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में भी लगाया था, तो ये लॉजिक से कई बार क्वेश्चन ज़्यादातर सही हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग द टेम्पल ऑफ वैष्णवाइट ट्रेडिशन। तो वैष्णव ट्रेडिशन से कौन सा टेम्पल है इनमें से, तो चिदम्बरम, गंगाईकोंडा, चोलापुरम और तंजावुर। ये हमने देखा है कि ये शिव जी के मंदिर है, तो यहाँ इन्हें हम एलिमिनेट कर दें, मान ले बी और सी तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं आराम से। ये भी आप तमिलनाडु बुक से कवर कर सकते हैं, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी से हो रहे हैं तो उधर से भी कर सकते हैं। फिर श्रीरंगम और तंजावर, तंजावर और तंजौर एक ही चीज़ है, तो इसमें आप तंजौर का आपने कभी सुना हो तो वहाँ भी वो भी शिव जी का ही टेम्पल है, तो इसमें आप तंजौर को भी एलिमिनेट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए, श्रीरंगम। और अगर आपको डायरेक्टली इसका आंसर पता हो तो और भी अच्छी बात है। फिर अगला क्वेश्चन, द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय चांद्रा। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा लगा नहीं सकते हम लॉजिक, तो इसका आंसर वैसे ए है। तो फ्रेंड थोड़ी ये टिक करने की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मेरे पास टच स्क्रीन पेन नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। देन 60th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मेथड ऑफ मॉडरेट्स इन नेशनल मूवमेंट। सो नॉट द मेथड ऑफ मॉडरेट्स, तो मॉडरेट्स के मेथड्स कौन कौन से थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन ही करते थे मॉडरेट्स। ये ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते थे, जो ब्रिटिश के लॉ के अंडर होता था उसी के अंडर में ये अपनी मांग उठाते थे, आपको पता ही होगा। स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस, मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तो ये तीनों इनके मेथड थे। बट ओवरथ्रो ऑफ एलियन रूल, ये इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था या मेथड नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, आपने स्पेक्ट्रम से पढ़ी होगी अच्छे से। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम, इसका आंसर हो जाएगा बी, वेदास। सरस्वती जी ने कहा था वेदों की तरफ लौटो, तो ये भी स्पेक्ट्रम से कवर हो रहा है। फिर 62 क्वेश्चन, द कॉल फॉर रियंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं हो सकता, इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्केल बढ़ रहा था तो हमारे जो मूवमेंट थे और ज़्यादा इंटेंस हो रहे थे, तो स्टार्ट हमने यहीं से किया था।
रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलेंट्री एसोसिएशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें ए और डी में कन्फ्यूज़न हो सकता है कईयों को। पार्टिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसमें हमने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में हमने और भी ब्रिटिश के जो कानून थे वो उन्होंने बनाए थे, उनने तोड़े गए थे, तो उसमें हमने और भी एक्सट्रीम स्टेप लिए थे। पर जो इसमें पूछा है क्वेश्चन में, द कॉल फॉर रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलेंट्री एसोसिएशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसका आंसर होगा ए और डी में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, पर अभी हम इसका ए आंसर मानेंगे। Then next question, which of the following statement is are correct with respect to time zone in India? Okay, there is one standard time for the whole country. Yes, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep Islands have different time zones. ये wrong है statement. In Indian standard time is 5.5 hours behind GMT. अब ये यूपीएससी ऐसे फंसाता है, ये behind लिख के, तो इसे हमें कैच करना है। सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। बिहाइंड नहीं, अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम है हमारा AST, तो इसका आंसर हो जाएगा A1 ओनली। सो आप स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन पेपर में। यूपीएससी पेपर ऐसे बनाते हैं कहीं ना कहीं फंस जाए जल्दी जल्दी के चक्कर में। अब कुछ ऐसे दिखे आपको बिहाइंड अहेड, तो इसे आप गोला मार के टिक कर सकते हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाए। देन next question, D has recently visited Khardungla Nubra Valley and several Buddhist monasteries. Which one of the following state has UT had she visited? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख। ये नुब्रा वैली तो और खारदुंगला तो आपने बहुत बार सुना होगा और न्यूज़ में भी बहुत है लद्दाख, तो लद्दाख के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो नुब्रा वैली और खारदुंगला बहुत ही कॉमनली कवर होते हैं, तो इसका आंसर आसानी से आप डी कर सकते हैं। The next question, which one of the following states received rainfall from both the Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch of monsoon? So both branches से इस जो इसका आंसर है वो है डी, तमिलनाडु, क्योंकि जो मेघालय है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से ही होता है ज़्यादातर। महाराष्ट्र है वो हमारे साउथ वेस्ट मानसून, और पंजाब को भी ज़्यादातर साउथ वेस्ट मानसून से ही रेनफॉल मिलती है। अब अगर आप इसमें मैप देखेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर तमिलनाडु टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो तमिलनाडु की स्ट्रेच है वो उसकी वजह से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसकी वजह से दोनों ब्रांचेस से यहाँ रेनफॉल होती है। 66 क्वेश्चन, ये भी आप NCERT से कर सकते हैं। इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल, वर्टिसोल्स एंड मोलिसोल्स, इसका आंसर होगा सॉइल। अगर आप डायरेक्टली सॉइल भी नहीं कर पा रहे तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि कॉपर कोल से रिलेटेड हमने कभी ऐसे कीवर्ड्स नहीं सुने हैं, अगर आपने बेसिक सोर्सेज कुछ कवर किए होंगे। और शुगर केन और सॉइल में से आप देखें तो आप सॉइल टिक कर सकते हैं। इंसेप्टिसोल्स, इन्हें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो थोड़ा रिस्क लेंगे तो लॉजिक लग गया तो आप 20 ऑप्शन सही टिक कर देंगे। बाकी तो NCERT में ही दिया हुआ है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। Then 67 question, S has witnessed counter bunding and counter bluffing while visiting of one of the states in India. Identify the state from the given below. तो ये जो काउंटर बंडिंग एंड काउंटर ब्लफिंग होता है ये होता है हमारे पहाड़ी एरिया में, और इनमें से जो ऑप्शन है पहाड़ी एरियाज, हमारे जो माउंटेन एरिया है उसमें हिमाचल प्रदेश ही आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप्स इज द बेनिफिशियरी ऑफ गरीब कल्याण रोजगार योजना? तो ऑल रूरल वुमेन ये बिल्कुल नहीं है, ऑल बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स ये भी नहीं है, ऑल रिटर्निंग माइग्रेंट्स एंड ऑल न्यू माइग्रेंट्स टू टाउन। तो आप स्टेटमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़िएगा पेपर में, क्योंकि ऑप्शन ही थोड़ा ऐसे रखते हैं आपको।
अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती कर देंगे। तो इसका जो आंसर वो है बी, ऑल रिटर्निंग माइग्रेंट्स। आपने सुना ही होगा, ये बहुत न्यूज़ में भी थी स्कीम, गरीब कल्याण रोजगार योजना, हमारे ये माइग्रेंट्स के लिए, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। सो ये रिटर्निंग माइग्रेंट्स के लिए स्कीम थी, न्यू माइग्रेंट्स के लिए ये स्कीम नहीं है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 69 जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको एक दो भी पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे लॉरेंस कर्व और फिलिप्स कर्व हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं और बहुत कॉमनली हम हमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो लॉरेंस कर्व जो है, फर्स्ट हम फिलिप्स कर्व कर लेते हैं। फिलिप्स कर्व जो है वो इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और लॉरेंस कर्व जो है वो है इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। तो ए का हो जाएगा 3। अगर आप ये दो ऑप्शन कर देते हैं तो आप आराम से इसका आंसर सी आ जाएगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्केट फ्रॉम फॉर सोप्स। अगर आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा होगा, इसका मतलब समझ में आता है, तो आप बी ऑप्शन टिक कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 71 जीएसटी से रिलेटेड है। फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन 100 First Amendment Act 2016, Parliament of India enacted quite a few GST acts in the year. Which one of the following does not fall in this category? तो ये तो आप बहुत कॉमनली सुनते हैं अभी, जीएसटी जो लग रहा है, हम इतनी सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट लेते हैं तो सेंट्रल जीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी भी होता है। पर जो सी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट्स कंपेंसेशन, ये कैटेगरी नहीं है, तो आप सी इसका आंसर टिक कर सकते हैं, और ये यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपको नॉर्मल अवेयरनेस है तो भी आंसर सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो ईडी से क्वेश्चन है, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, सॉरी ये इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। तो ईडी बहुत ही न्यूज़ में रहती है एजेंसी, इनके बारे में हम डायरेक्ट एक बार विकिपीडिया पे भी देखें तो बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ द स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये ऑप्शन ठीक है, आपको कंफर्म नहीं होता अभी आप छोड़ सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ये जो कई बार होता है कि हम पेपर देखते हैं तो कोई अजीब क्वेश्चन दिख गया जैसे ईडी का या कुछ, तो हम डायरेक्ट ही छोड़ देते हैं, पढ़ते भी नहीं है। तो ये हमें नहीं करना है, एक बार आप क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए, लास्ट में पढ़ना है तो भी, क्योंकि कई बार सिंपल लॉजिक से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आपको एक बार पढ़ना ज़रूर चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं और हम घर पे आके देख तब पता लगता है यार ये क्वेश्चन तो हम कर सकते थे। तो एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। इट देन सेकंड ऑप्शन इज इट इन्फोर्सेस द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये बिल्कुल सही, हम सुनते रहते हैं। इन इट सही ऑप्शन इज इट इन्फोर्सेस द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये भी सही है। अब इसका आंसर ए और डी में से हम देखें तो ए में है इट इज़ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो है, पर कई बार यूपीएससी डिपार्टमेंट में भी फंसा देते हैं। पर इसमें ये जो डिपार्टमेंट है ये सही दिया हुआ है। और जो प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, ये जो है ये इनकम टैक्स का जुरिडिक्शन होता है इसमें, तो इसको इनकम टैक्स करता है। तो ये जो स्टेटमेंट ये गलत है। तो इसमें आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस, पर आपको एक बार रीड जरूर करनी चाहिए सभी क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो ये आप
ने लक्ष्मीकांत के लास्ट पेजेस पे एक बार ये तीनों लिस्ट पढ़ी हो, एक बार ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हो, तो शायद ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है इंश्योरेंस डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इंश्योरेंस बिल्कुल यूनियन लिस्ट में आता है। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement is not correct about the nature of India's federal system? तो इसमें अगर आप देखेंगे सभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो देयर इज इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ, देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल सही है। सिक्किम वॉज नॉट इनिशियली इंक्लूडेड इन द यूनियन एज फुल फ्लेज स्टेट, ये भी सही है। Special provision have been laid down in the Constitution of India for Andhra Pradesh under Article 371T, ये भी सही है। The Constitution of India enables the federal government to acquire the strength of unitary system during emergency, तो ये तीनों सही है, तो डी ऑप्शन बच गया, तो ये हो जाएगा गलत। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन डी। ये भी आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 में आप पढ़ते हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शन हमें इसमें बताने हैं। डिफेमेशन भी है, डिफिशेंसी और मॉरलिटी भी है, इंसाइटमेंट ऑफेंस, तो तीनों आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आप लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़े, उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। Then next question, which one of the following amendment in the Constitution of India made a proclamation of emergency immune from judicial review? तो इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और इस पे ये ऑप्शन नहीं है, पर आप इसको अटेम्प्ट करें तो इसका आंसर 39, अटेम्प्ट ज़रूर करके ऐसे क्वेश्चन 39 कर सकते हैं, क्योंकि कई बार यूपीएससी, क्योंकि 39 के बाद 38 के बाद 39 ही है, तो क्या पता यूपीएससी इसका आंसर 39 को ही मान ले, पर मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन डिलीट ही होगा। तो ये भी लक्ष्मीकांत में कवर है आपका ऑन द चैप्टर ऑफ एमरजेंसीज। Then 77th question, which one of the following British official was elevated to the position of Governor General after the Regulating Act of 1773? तो इसका आंसर ए वॉरेन हेस्टिंग है, तो ये भी लक्ष्मीकांत में कवर है। फिर 78, which of the following ideas was preached by the खेरवार और साफाहार मूवमेंट ऑफ 1870s? तो ये हमने ज़्यादातर ने नहीं पढ़ा होगा, तो इसका आंसर हमें पता भी नहीं, पर आप अब ये स्टेटमेंट पढ़ते ही ऐसे आपको अगले क्वेश्चन पे नहीं जाना है कि ये तो मुझे नहीं आएगा, एक बार इसके ऑप्शन ज़रूर पढ़ें आप। ऑप्शन क्या है इसमें देखते हैं, ये 1870s का है और इसी टाइम में ज़्यादातर सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुए थे। हम देखें तो इसमें ऑप्शन है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही तो आप हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं इनकी, क्योंकि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन में है एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदू पैंथियोनिक ऑर्डर, ओके, देन मोनोथेइज्म एंड इंटरनल सोशल रिफॉर्म, देन फिलोसफी ऑफ योगा एंड मीमांसा, और डी है पॉलीथीज्म। तो अब ये देखें कि इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज प्रीच्ड बाय द, तो कौन से इसमें रिफॉर्म चल कौन से रहे थे ज़्यादातर, तो पॉलीथीज्म के तो खिलाफ ही चल रहे हैं, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देन एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदू पैंथियोनिक ऑर्डर, तो ऐसे भी कोई मेन स्ट्रीम में ऐसे कोई मूवमेंट नहीं थे, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देन बी एंड सी में से अगर आप देखें तो आप ज़्यादातर जितने मूवमेंट पढ़े उनमें क्या तो मोनोथीज्म की बात की है या इंटरनल सोशल रिफॉर्म की, तो इसका
आप थोड़ा सा रिस्क लेके अगर बी ऑप्शन कर देंगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। तो आप ऐसे कुछ लॉजिक लगाएं, एक थोड़ी बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश की आपने जो भी पढ़ा है, कि बेसिकली जो भी पढ़ा है वो किस चीज़ से रिलेटेड थे। तो ज़्यादातर मोमेंट इन्हीं के आसपास थे, तो इसका आंसर भी यही है। सो देन 79th क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज पुणे सार्वजनिक सभा एस्टेब्लिश्ड। तो ये भी आपका बेसिक सोर्स से कवर हो जाता है, इसका आंसर 1870। Then which one of the following was the important Pandya fort celebrated for its pearls in Sangam poems and Greek accounts? तो इसका आंसर भी है, ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इतना कवर नहीं हो पाता है इतना, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 81st क्वेश्चन में द टाउन ऑफ चिश्त फ्रॉम विच द सूफी चिश्त सिलसिला डिराइव्ड इन इज लोकेटेड इन। सो इसका आंसर है बी। सो ये भी अगर आपको आता है तो करें, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। देन रूल फॉर rules for congregational worship, that is sangat involving collective recitation, were organized by so Guru Nanak, Guru Angad, Guru Arjan, Guru Gobind Singh। तो इसका आंसर गुरु नानक है। तो इसमें आप देख सकते हैं गुरु अंगद और अर्जुन को आप कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो ये जो कलेक्टिव रेसिटेशन थी, ये गुरु नानक जी के टाइम से शुरू हो गई थी। अगर आप को थोड़ा बेसिक आइडिया है तो इसका आप ऑप्शन ए कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर गुरु नानक जी के टाइम से नहीं होती तो अपने को कन्फ्यूज़न होता है कि बी, सी या डी में से कौन सा होगा। तो आप थोड़ा सा रिस्क अगर लेंगे तो गुरु नानक इसमें आप कर सकते हो, एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। देन 83 का क्वेश्चन जो है वो, अमंग द फॉलोइंग विल बी एट मोर रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक हजार्ड जोन स्पेसिफाइड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अर्थक्वेक हैज़ार्ड के रिस्क पे कौन सा एरिया रहेगा। तो यूपीएससी हमारी अंडरस्टैंडिंग ही चेक करता है कि ये रटते हैं या फिर समझते हैं। तो हमें, अगर आपने मैप सही से देखा होगा और एनसीईआरटी में से भी कुछ थोड़ा पढ़ा होगा, तो ये जो हमारे हिमालयन जो एरिया है वहीं पे ज़्यादातर अर्थक्वेक जो थ्रेट है वो रहता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें ए ऑप्शन शाहजी एट सिकंदराबाद, रणबीर एट इंदौर, मालती एट पिथौरागढ़, मैत्री एट भुवनेश्वर। जो सिकंदराबाद है वो यूपी में है, इंदौर एमपी में। पिथौरागढ़ बहुत न्यूज़ में रहा है क्योंकि नेपाल से रिलेटेड, जो कि उत्तराखंड में है, और भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है। तो इसमें जो हिमालयन एरिया के सबसे पास में जो है वो हमारा पिथौरागढ़ ही है, जो कि उत्तराखंड में है। तो इसका आंसर आप इस लॉजिक से सी टिक कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द government wants to prepare a plan for drought prone areas of the country, which one of the following regions will be predominantly focused। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सेमी एरिड जो एरिया है वहीं के लिए हम ड्रॉट प्लान्स बनाते हैं। तो इसमें आप आसानी से डी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, कच्छ रीजन, क्योंकि बाकी इतने ड्रॉट प्रोन एरिया नहीं है। कोस्टल आंध्र प्रदेश, कोस्टल आप आराम से कर सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। गंगा प्लेन्स में भी कमी नहीं है पानी की, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में भी रेनफॉल खूब होता है। तो ऐसे एलिमिनेट करके आप इजीली कच्छ रीजन इसका आंसर टिक कर सकते हैं। Then 85th question, 4 persons are traveling to different states of India. To whom will you advise to protect oneself from blizzards? तो जो blizzards है, ये जो आपने पढ़ा होगा, ये माउंटेनियस एरिया में ही आते हैं ज़्यादातर। तो इसके हम ऑप्शन देखें, द पर्सन ट्रेवलिंग इन टू अरुणाचल प्रदेश, पर्सन ट्रेवलिंग टू आसाम, दैन टू त्रिपुरा, दैन उड़ीसा। तो अगर आप ब्लिजर्ड्स का एक बार हिंदी ट्रांसलेशन देख लें
तो इसमें लिखा है हिम झंझावात। तो हिम जो है हिमालयन रीजन के पास ही है। तो हिमालयन रीजन के पास में आपको पता है अरुणाचल प्रदेश सबसे पास में है, और ज़्यादातर माउंटेनियस, पूरा ही माउंटेनियस एरिया अरुणाचल प्रदेश ही है। तो ब्लिजर्ड्स का खतरा भी सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। तो इसका आंसर होगा ए। उड़ीसा को तो आप बिल्कुल ही एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ नहीं रहता। सो आप ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हिंदी ट्रांसलेशन ज़रूर देखिए, कई क्वेश्चनों में हेल्पफुल हो जाती है। देन 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है ये ज़्यादातर ये भी माउंटेनियस एरिया में ही होता है। तो आसाम भी है, नागालैंड भी है और केरला, इन तीनों जगह हमने सुना है। पर राजस्थान में कभी प्लांटेशन एग्रीकल्चर इतना नहीं सुना है हमने, या राजस्थान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ऐसे आप एलिमिनेट करके ऑप्शंस को आंसर पे आ सकते हैं। देन द डिस्टेंस बिटवीन विच टू सिटीज़ हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय द अटल टनल। ये अटल टनल बहुत न्यूज़ में रही थी। तो इसका आंसर है मनाली टू लेह। देन 88 क्वेश्चन, which one of the following biosphere reserve comprise islands with estuaries, beaches, coral reefs, sea marshes and mangroves। तो इसमें एस्चुरीज, बीचेस ये सब दिए हुए हैं। तो नंदा देवी की तो आप बिल्कुल ही इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एस्चुरीज तो कुछ होगा ही नहीं। बीच बीच मतलब कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को भी आप कर सकते हैं। अब आपको कन्फ्यूज़न ए और बी में हो, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व एंड गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, तो आप ये देखिए इसमें कोरल रीफ दिया हुआ है। तो कोरल रीफ जो है वो हमें गल्फ ऑफ मन्नार में ही मिलता है, सुंदरबन के उधर नहीं दिया हुआ है। तो आप इसका आंसर बी टिक कर सकते हैं। तो आपको कुछ कीवर्ड्स कैच करने होंगे करेक्ट आंसर पे आने के लिए। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, our next question is, which one of the following is not correct statement with reference to Constitution of India। तो ए ऑप्शन जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट एक्ट हैज इंसर्टेड द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21। तो इसमें ये 85th नहीं है, ये जो है 86th है इसका आंसर। एट्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हम सीधा इस डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। मान लीजिए आपको ये कैच नहीं कर पाते हैं, आपको ये याद नहीं है, तो आप दूसरी स्टेटमेंट पढ़ के भी कर सकते हैं। आर्टिकल 22 टॉक अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल्कुल सही है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में ही, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 के अंडर आता है वो पार्ट 3 में ही मिलता है। तो ये भी सही है। रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो अगर ये तीनों सही है तो जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट गलत होगी वो ए ही बच गई, तो इसका आंसर होगा ए। तो ऐसे भी आप आंसर पे आ सकते हैं। देन 19th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स मिशन इज़ नॉट करेक्ट। इसमें नॉट करेक्ट की बात कर रहे हैं। सो इट वॉज सेंड टू इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट मार्च 1942। यस, ये स्पेक्ट्रम्स में सब कवर है, आप अच्छे से पढ़िए उसमें। देन बी ऑप्शन, इट प्रपोज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टू बी framed by an elected constitutional assembly of India, Indian people। तो ये इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात नहीं हुई थी पूरी तरीके से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो ये आंसर पे हम आ जाएंगे। देन दूसरी स्टेटमेंट पढ़े हम, एनी प्रोविंस विच वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। एंड डी ऑप्शन, द
is the British government could enter into separate constitutional arrangement with any of the exceeding provinces. तो इसमें आपको ये जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं मॉडर्न इंडिया में, क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सी और डी आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बी पे आ सकते हैं, डायरेक्ट आंसर पे, और जिससे आपका टाइम भी बचेगा पेपर में। देन 91 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें स्टेटमेंट दी है, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368, यस। The bill to amend the constitution can be introduced in either house of the parliament, yes. The special procedure in article 368 vests constitute power upon the ordinary legislation. तो इसका जो आंसर है ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 2 एंड 3। तो ये भी अगेन लक्ष्मीकांत में कवर है। बस आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी, देन आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। Then 92 question, which one of the following is not the circumstances for proclamation of emergency by the President of India under Article 352 of the Constitution of India? तो इसमें कौन सा सर्कमस्टेंसेस नहीं है? वार बिल्कुल है, एक्सटर्नल एग्रेशन भी है, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड आर्म रिबेलियन अब है, इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले था जिसे 44 अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया, तो सी ऑप्शन इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो इसका आंसर सी है। इंटरनल डिस्टर्बेंस इज नॉट सर्कमस्टेंसेस एज ऑफ नाउ। फिर हम आते हैं 93 क्वेश्चन में, अकबर इशूड अ फरमान इन 1598 परमिटिंग इन द सिटी ऑफ एम्बे खंबात गुजरात द कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो इसका आंसर है बी चर्च। ये आपको पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 94th क्वेश्चन में है, डोमिंगो पाइस द मेडिवल ट्रेवलर हैज़ डिस्क्राइब्ड द सिटी ऑफ। तो ये तमिलनाडु बुक में कवर, इसका आंसर बी विजयनगर एम्पायर। अब दूसरे ऑप्शन दिए मदुराई, अरकमेडू एंड गिंगी। तो आप इसमें अगर आपको नहीं भी पता है, आपने नहीं पढ़ा है इसका, और विजयनगर दिख जाए तो आप रिस्क ले सकते हैं विजयनगर पे, क्योंकि यूपीएससी विजयनगर से रिलेटेड हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेती है, तो आप विजयनगर इसका टिक कर सकते हैं आंसर। देन 95th क्वेश्चन, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्सटेंट ऑफ डैमेज के जो मेन फैक्टर हैं इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक बिल्कुल होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी से भी, ये भी बड़ा फैक्टर है। फिर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर रहता है। जो डी ऑप्शन है क्लाइमेट ऑफ एरिया, ये इतना बड़ा कोई ये फैक्टर नहीं रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 96 क्वेश्चन, एन एवलांच इज अ टाइप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स। तो एवलांच हम देखते हैं हिमालयन रीजन पे, तो उसमें एकदम से जो स्नो का जो पूरा गोला आ जाता है, तो वो हमने वैसे पढ़ा ही है इस एवलांच के बारे में। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे तो बायोलॉजिकल और एक्वेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, एटमॉस्फेरिक और टेरेस्ट्रियल में आप आराम से बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देन 97th क्वेश्चन, एन इन्फेक्शन constantly maintained at a baseline level in a geographic area without external input is known as। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आप
क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, विदाउट एक्सटर्नल इनपुट, मतलब बाहर से कोई भी इनपुट नहीं है, और ये इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में है, तो इसमें आप देखेंगे तो पेंडेमिक तो पूरे वर्ल्ड में हो जाता तभी कहते हैं, तो पेंडेमिक तो हम एलिमिनेट कर देंगे। देन एपिडेमिक, एपिडेमिक भी एक बड़े एरिया में होता है, तो इसे भी हम हटा देंगे। अब एंडेमिक, आउटब्रेक, आउटब्रेक तो हम सिंपली बोलते हैं कोई भी डिजीज़ के आउटब्रेक को, अगर वो बड़े लेवल पे हो जाए, तो ये भी इस स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं कर सकता वर्ड, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट एंडेमिक, ऐसे हम इस एंडेमिक ऑप्शन पे आ सकते हैं, विच इज़ राइट आंसर। अगर आपको और कंफर्म करना हो तो आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं एक बार वापस से, जिसमें दिया हुआ है ए का स्थानिक एंडेमिक, तो इससे भी आपको हेल्प हो सकती है फॉर मोर क्लैरिटी। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग तरीके हैं, आप अपने तरीके बना सकते हैं, बस आंसर हमारे सामने है, बस हमें कैसे भी करके उस आंसर को कैच करना है थ्रू सेलेक्शन और एलिमिनेशन, कैसे भी करके कोई भी लॉजिक लगाइए आप, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस से ही आते हैं। और आप मान के चलिए, अगर आपको अब बेसिक अवेयरनेस है, कुछ बेसिक सोर्सेज कवर किए, तो आप अबव 40 मार्क्स तो बिल्कुल ला सकते हैं, 40 मार्क्स के आसपास भी ला सकते हैं। और आपने अच्छे से ट्रिक्स फॉलो कर ली तो बिलीव मी अबव 50 मार्क्स भी स्कोर किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आप अप्लाई करके देखिएगा। द 98 क्वेश्चन, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स इन, ये भी एनसीईआरटी से, इसका आंसर सी हो जाएगा बराबर। देन अगला क्वेश्चन इलेक्टोरल रोल्स से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देयर इज वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। Yes, no person eligible for inclusion in the electoral roll on grounds of religion, race, caste, sex or any of one of them. ये भी सही है। A citizen of India not less than 18 years of age can cast his or her vote unless disqualified under a law of appropriate legislature, ये भी सही है। तो ये भी आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो उससे ये कवर हो जाता है। बाकी आप नॉर्मल लॉजिक से भी कवर, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल रोल और इनके बारे में तो हम जनरली भी पढ़ते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, बी ऑप्शन। देन 100 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टोटलिटेरियनिज्म, तो इसका आंसर होगा बी। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, इसमें ए ऑप्शन है, इट इज़ नॉट अकिन टू ऑटोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म, तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि अकिन मतलब बिल्कुल ही सेम हो जाना, बिल्कुल सेम होती तो अलग अलग इसके जो कीवर्ड्स हैं हम क्यों ही रखते हैं, ऑटोक्रेसी और ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, कुछ तो इनमें फ़र्क होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर सी जो ऑप्शन है, इट एम्प्लाइज द एबोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी जिसमें कि हमारे जो सिटीजन्स एक्टिव होते हैं अदर देन गवर्नमेंट, उसे कहते हैं। तो टोटलिटेरियनिज्म एक एक्सट्रीम फॉर्म की डिक्टेटरशिप होती है, तो उसमें ये, उसके हिसाब से ये सी ऑप्शन भी सही है। एंड डी ऑप्शन, इट इज़ यूजली आइडेंटिफाइड विथ वन पार्टी स्टेट, हमने स्ट्रीम वर्ल्ड हिस्ट्री और इनमें देखा ही है कि वन पार्टी होती है जो कि स्टेट को रूल करती है, चाहे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो या फिर हिटलर की नाजी गवर्नमेंट हो, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों सही है, तो एक ऑप्शन बी ही बचता है, तो इसको आप नॉट करेक्ट में टिक कर सकते हैं बाय फर्स्ट रीडिंग इट। सो ये आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं।
It asserts political freedom of individual, but it does not assert personal freedom. Then next question. अब ये हमारे सब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप वर्ल्ड अफेयर्स चैनल को एक बार ज़रूर देखें, और आप शायद देखते भी होंगे ज़्यादातर। उसमें आपको एनालिटिकल प्लस जो फैक्चुअल चीज़ें हैं काफ़ी कवर हो जाती है, और आपको एक बिग पिक्चर एनालिसिस मिलता है, जिससे कि आपके आगे कोई पर्सनैलिटी टेस्ट में भी काम आएगा, और रिटर्न में तो काम आएगा ही। सो 101 जो क्वेश्चन है वो, अमंग द फॉलोइंग वाज चूजन फॉर कुवेम्पू अवार्ड। सो ये कोई पोइट का अवार्ड है, तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। अवनील लिखारा became the first Indian woman to win two Paralympics medals at the Tokyo Paralympics 2020. Which one of the following was her discipline? तो ये बहुत ही न्यूज़ में था ये, तो इसका तो आंसर बी है, शूटिंग। ये तो सबने किया होगा। बागराम एयरबेस इज लोकेटेड इन। सो अभी जो अफगानिस्तान क्राइसिस चल रहा है, बागराम एयर बेस बहुत ही न्यूज़ में था। अगर आप नॉर्मल न्यूज़ चैनल देखते हैं तो भी आपने सुना होगा, तो इसका आंसर है सी, अफगानिस्तान। द पंचमोली लेक इज सिचुएटेड नियर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा है, पंचमोली लेक हम जनरली नहीं सुनते हैं, तो इसमें आप क्या लॉजिक लगाएंगे। अब दो ऑप्शन में इसमें दिया, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये यूपीएससी थोड़ा हमें हिंट दे रहा है, जैसे कि पिछले दो क्वेश्चनों में भी हमने कुछ ऐसे हिंट लगा के देखे। तो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी तो हमारे इधर कुछ है ही नहीं ऐसा। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वल्लभ भाई पटेल जी की, जो बड़ा स्टेच्यू बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ऐसे आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, एक बार आप स्टेटमेंट ज़रूर पढ़िए क्या दिया हुआ है। मैक्सिमम अटैम्प्ट करने के लिए ऐसे थोड़े अजीबोगरीब लगाने पड़ते हैं, पर ये काम करते हैं, इसलिए हमें इन्हें अप्लाई करना चाहिए एक बार। सो पिनाक, पिनाक जो है ये बहुत पहले से न्यूज़ में है, कई बार हमने सुन लिया है, कई सालों से न्यूज़ में है। तो ये है बी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। देन व्हाट इज इतात एतवार। तो ये जो है, ये ई फिलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है। ये करंट अफेयर्स में अगर आपने कवर किया होगा, ये इसका उद्घाटन मेरे ख्याल से मोदी जी ने किया था थ्रू वर्चुअल मीटिंग। तो ये भी आप कर सकते हैं। यूपीएससी ज़्यादा भी डीप में कुछ करंट अफेयर ऐसे नहीं पूछेगी आपसे, ये न्यूज़ में हाईलाइट में रहते हैं जो आपको पता रहने चाहिए, वही जो मेन पूछती है। तो ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न के लिए कई होगा, अगर नहीं पता हो तो रिलीजियस मूवमेंट, और ये भी मॉन्यूमेंट, रिलीजियस मॉन्यूमेंट और नेम ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया, पर ये चीज़ें नहीं, इसका आंसर ऑप्शन बी है। देन 107, व्हाट इज़ द रेंज कैपेबिलिटी ऑफ अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की गई थी डीआरडीओ के थ्रू, तो इसकी जो रेंज है वो है ए। तो ये भी करंट अफेयर में कवर हो जाती है, 1000 से 2000 किलोमीटर। अगेन ये सब आप वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से, अगर आप उसमें रोज़ वीडियोस देखते हैं तो आप आसानी से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर सकते थे, मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते थे। विच वन ऑफ द, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट। सो इसका आंसर है डी, गोवा। देन 109, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। सो ये जो डिपार्टमेंट था पहले मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के पास था, पर अभी अभी इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कर दिया, तो इसका आंसर ए होगा। देन 110, chronologically arrange the following Indian origin astronauts on the basis of their flying into space starting with the first। तो ये आपको सिंपली पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हमने बचपन से ही पढ़ा है कि सबसे पहले राकेश शर्मा जी थे, फिर कल्पना चावला जी थी, फिर सुनीता विलियम्स थे, और अभी अभी सिरेसा बांडला जो कि एक उनका जो फैमिली एंसेस्टर है जो इंडियन ओरिजिन से है, वो अभी स्पेस में गई थी। तो इसलिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा
सी 2, 1, 4 एंड 3। सो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द प्रेसिडेंट जोवेनल मोइस who was assassinated recently was the president of which one of the following countries? So इसका आंसर हो जाएगा बी हेती। सो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन 112 रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन। तो नई मिनिस्ट्री कौन सी बनी? तो ये बहुत ही न्यूज़ में थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये आप आराम से कर सकते थे। इंडियन नेवल शिप, ये अगेन एक्सरसाइज से पूछा है। इंडियन नेवल शिप आईएनएस तबर हैड रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सरसाइज विथ इटालियन नेवी। तो ये हुई थी हमारी मेडिटेरियन सी में। तो ये जो न्यू एक्सरसाइज है ये आप करंट अफेयर्स में देखते रहें। कई चैनलों पे आप कोई भी आप स्टैंडर्ड चैनल फॉलो करते हैं, आप जो सही लगता है वहाँ से कवर हो जाती है ये। तो आप करंट जो एक्सरसाइज चल रही है उन पे ध्यान दें, क्योंकि वो ज़्यादा पूछी जा रही है अभी। दैन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड अ मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन बाय द WHO। सो इसका आंसर है सी, चाइना। ये भी न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइट में थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि आपको बहुत ही कोई ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा। अब नॉर्मली कोई करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो वहाँ से कवर हो जाते हैं, ये इतना डिटेल में नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग्स द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020। सो इसका आंसर है बी, शेख मुजीबुर रहमान। मोदी जी 23 मार्च को जब बांग्लादेश गए थे तब ये दिया गया था। तो ये भी आराम से हो सकता है। वाई वॉज धोलावीरा इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो ये इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिला है। तो ये भी आप कर सकते थे आराम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ एशिया। तो इसका जो आंसर है ये है सी, ड्यूरेंट कप। देन 118, वो द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन द ओलंपिक्स। तो ये जो मीराबाई चानू जी इन्होंने जीता था। तभी कर्णम मल्लेश्वरी जी के भी कई इंटरव्यू आ रहे थे टीवी पे। तो इसका आंसर है ए, कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल जीता था और फर्स्ट इंडियन वुमेन भी थी वो। तो ये अगर आप इनसे अवेयर रहते तो आप ये आराम से कर सकते थे क्वेश्चन। देन द 119 पे, रशियन फेडरेशन पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। तो रसिया को बैन किया हुआ था इसलिए इन्होंने अपना नाम कुछ अलग रखा था, विच इज़ द ए, रशियन ओलंपिक्स कमेटी। सो ये आप कर सकते थे अगर आपने कहीं देखा हो तो ये पढ़ा हो। देन 120, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी आर इन द स्पेशल फोकस इन द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। सो हमारी गवर्नमेंट अभी पाम ऑयल प्रोडक्शन इंडिजिनियसली स्टार्ट करने के लिए अभी एक नेशनल मिशन लॉन्च किया है। सो कौन से रीजन में हम ये ये जो ऑयल पाम हम प्रोडक्शन करेंगे, तो इसके लिए जो 2 रीजन हैं। अब आप नॉर्मली सुनते होंगे जो पाम ऑयल हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो उसके पास में अगर हम देखें उसी क्लाइमेट में, अगर आपको इसका फिक्स आंसर नहीं पता है तो ये लॉजिक लगा सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड उसी क्लाइमेट रीजन में है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड तो बिल्कुल हो गई। और अंडमान निकोबार आइलैंड की ही रेंज में नॉर्थ ईस्ट रीजन भी है, तो इसका आंसर आप बी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता था। तो ये कुछ अवेयरनेस से भी किया जा सकता है, और अगर आपको कंफर्म पता है तो और भी अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल एनालिसिस। सो मैंने आपको मेनली अप्रोच बताने की कोशिश की कि आप पेपर में कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए 100 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, ऐसे लॉजिक से, क्योंकि कंफर्म तो आप बहुत कम कर पाएंगे। मेनली एलिमिनेशन ट्रिक बहुत काम आती है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल। एंड आप अपने जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के बेस पे ही कवर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेनली तो एग्ज़ाम में ही परफॉर्म करना है, तो आप मेनली अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चनों को वो मेनली सीखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि यूपीएससी के फ्रेमवर्क में क्वेश्चन बहुत ही कम मिल पाते हैं टेस्ट सीरीज में। पर आप सीडीएस में जो क्वेश्चन आते हैं जीएस में, आप आराम से कवर कर सकते हैं अपनी स्टैंडर्ड सोर्सेज से। और करंट अफेयर्स के लिए आप वर्ल्ड अफेयर्स चैनल जैसे स्टैंडर्ड चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको मैसेज में हेल्प करेगा। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये मैंने एक कोशिश की थी कि आपके लिए इसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर ज़रूर करूँगा। सो ये जो सभी ट्रिक्स हैं ये मेनली टू स्कोर अबव 40, और ये अगर आप अच्छे से अप्लाई कर लेते हो तो यू कैन स्कोर अबव 50 मार्क्स ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, ये सब आप अप्लाई करके देखिए, खुद की नई लॉजिक भी ला सकते हैं, क्योंकि सिर्फ स्टडी करने से आप अच्छे स्कोर नहीं ला सकते। आपको परफॉर्मेंस के लिए आपकी अपनी स्ट्रेटजी कोई बनानी होगी, जिससे आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम देख सकें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड जय हिंद।